दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के गुड़गांव ज़िले से। और इसी गुड़गांव ज़िले के अंदर एक हाजीपुर नाम का गांव होता है। इसी गांव के अंदर रहने वाला 37 वर्षीय पंकज माथुर के पास अपनी 22 एकड़ ज़मीन होती है। गांव का सबसे बड़ा और रईस आदमी होता है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छा खासा पैसा भी होता है, रुतबा भी होता है। पूरे गांव में इज्जत मान मर्यादा भी होती है। लेकिन पंकज माथुर का जो बेटा जतिन होता है, जो कि अभी कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा है, उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं होता है। जतिन हर रोज़ सुबह के 8 बजे अपने स्कूल में चला जाया करता था और फिर दोपहर के समय अपने घर पर लौट कर आया करता था। यह उसकी हर रोज़ की दिनचर्या होती थी। लेकिन जतिन एक ऐसा लड़का होता है जो अक्सर स्कूल में जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बस मौज मस्ती करता रहता था। दूसरी तरफ जतिन का पिता पंकज माथुर अपने बेटे की छोटी मोटी गलतियों को हमेशा माफ़ कर दिया करता था। यह पंकज माथुर की सबसे बड़ी भूल होती है। पंकज माथुर ने अपने बेटे जतिन को थोड़ी आज़ादी ज़्यादा दे रखी थी, जिसके कारण जतिन काफ़ी बिगड़ चुका होता है। एक दिन सुबह के 8 बजे के आसपास जतिन अपने स्कूल के अंदर चला जाता है। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है, मौज मस्ती करता है। और जैसे ही क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो क्लास के अंदर एक टीचर आता है जिसका नाम रवि कुमार होता है। रवि कुमार इन सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जब रवि कुमार सभी बच्चों की कॉपी चेक करने लगता है, तभी वह एक लड़की पूजा के पास चला जाता है। रवि कुमार टीचर अब पूजा से कहने लगता है कि बेटा, कल का जितना भी होमवर्क है वो मुझे दिखाओ। लेकिन वो लड़की पूजा कहने लगती है कि सर, मैं कॉपी घर पर भूल गई हूँ। रवि कुमार कहने लगता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम कॉपी कल ले आना। लेकिन वह लड़की कहने लगती है कि सर, मेरी कॉपी खो चुकी है। इसके बाद रवि कुमार टीचर से कहने लगता है कि बेटा, तुम ऐसे करना, कल अपने पिता को अपने स्कूल में बुला लेना। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन पूजा हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि सर, अगर मेरा पिता स्कूल में आ जाता है तो तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो सकती है। इस बात पर रवि कुमार को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते रवि कुमार पूजा के हाथ पर एक डंडा मार देता है। बस यह सारी बातें उस जतिन नाम के लड़के से बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्योंकि जतिन इस पूजा का अच्छा खासा दोस्त होता है। और इस तरह से मामला यहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाता है। आखिरकार जैसे ही 2 बजे के आसपास स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो रवि कुमार टीचर जैसे ही अपने स्कूल से बाहर निकलता है तो जतिन अपने 2-3 दोस्तों को लेकर रवि कुमार टीचर के पास पहुंच जाता है। और देखते ही देखते उस पर हाकियों के साथ और डंडों के साथ उसके ऊपर ताबड़तोड़ बारिश शुरू कर दी जाती है। उस टीचर का एक हाथ भी तोड़ दिया जाता है। और इस तरह से यह मामला अब पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस इन चारों लड़कों को गिरफ्तार करके ले जाती है, पुलिस स्टेशन में ले जाती है। और इसके बाद जब जतिन के पिता पंकज माथुर को इस बात के बारे में पता चलता है तो पंकज माथुर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। देखते ही देखते पुलिस वालों को रिश्वत दे देता है और इन चारों लड़कों को पुलिस स्टेशन से आज़ाद करवा कर अपने घर पर ले आता है। और इस तरह से जो पंकज माथुर होता है वह अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा होता है। इस पूरी घटना से जतिन के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जतिन अब सोचने लगता है कि उसके पिता पंकज माथुर की पुलिस स्टेशन के अंदर भी खूब चलती है। और इस बात को लेकर अब जतिन का मन और दिल दिमाग कुछ और गलत काम करने में लग जाता है। अब जतिन गलतियों पर गलतियां करना शुरू कर देता है। इन सारी गलतियों को पंकज माथुर नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें पूजा नाम की लड़की इस लड़के के पास फ़ोन कॉल करती है
पूजा इसको कहती है कि हमारे घर पर मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं घर पर अकेली हूँ, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। शाम के 5 बजे के आसपास जतिन उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और फिर इस लड़की पूजा के घर पर पहुंच जाता है। घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। पूजा घर का दरवाज़ा खोल देती है और जतिन जैसे ही इस घर में प्रवेश करता है तो फिर पूजा का चाचा, जिसका नाम सोमदत्त होता है, जतिन को अंदर जाते हुए देख लेता है और इसके बाद पूजा का चाचा सोमदत्त उसी दरवाजे पर आता है, दस्तक देने लगता है। लगभग 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खोला जाता है। पूजा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है कि उसका चाचा सोमदत्त उसके घर के सामने खड़ा था। और जब सोमदत्त फिर अंदर जाकर देखता है तो घर का जो अंदर का नज़ारा होता है वह कुछ अलग प्रकार का होता है। लेकिन सोमदत्त डरा करता था। सोमदत्त इस बात को सोचने लगता है कि अगर मैं इस लड़के के यहाँ पर पिटाई कर दूँ तो फिर इसका पिता पंकज माथुर मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और इस तरह से पूजा का चाचा सोमदत्त अब पूजा को ही समझाता है और इस लड़के जतिन को भी काफ़ी देर तक समझाता है। लेकिन यहाँ पर जतिन पूजा के चाचा सोमदत्त को कहने लगता है कि अगर हम दोनों के बीच में तुम्हें आने की कोशिश की, यानी तुमने आने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। और इस तरह से यह लड़का जतिन पूजा के चाचा सोमदत्त को भी धमकी दे देता है। अब यह बात सोमदत्त से बर्दाश्त नहीं होती है। सोमदत्त सोचने लगता है कि इस लड़के का तो इलाज करना पड़ेगा। आखिरकार 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद पूजा के माता पिता भी घर पर आ जाते हैं। अब सोमदत्त पूजा के पिता कृष्णलाल से कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी गलत रास्ते पर चल चुकी है। जैसे ही कृष्ण अपनी बेटी पूजा के बारे में ये बातें सुनता है तो कृष्ण आग बबूला हो जाता है। तभी कृष्ण सोमदत्त को कहने लगता है कि उस लड़के को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर हम दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर हम गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं तो इसका अच्छा खासा इलाज हो जाएगा। और इस तरह से अब दोनों भाई यानी कि सोमदत्त और कृष्ण दोनों ही गांव के सरपंच लाल सिंह के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद गांव का सरपंच लाल सिंह अब सोमदत्त और कृष्ण दोनों को कहने लगता है कि इस बारे में कल जो है हम पंचायत बैठा लेंगे, पंचायत में ही फैसला करूंगा। और इस तरह से जैसे ही अगला दिन होता है तो गांव के अंदर एक पंचायत बैठा ली जाती है। वहां पर जतिन को बुलाया जाता है, साथ में उस लड़की पूजा को भी बुलाया जाता है। और गांव का सरपंच लाल सिंह दोनों पक्षों की बातें सुनता है। और जैसे ही बातें सुन ली जाती हैं तो फिर लाल सिंह कहने लगता है कि यहाँ पर दोनों की बहुत बड़ी गलती है। जतिन को समझाते हुए कहने लगता है कि जतिन, तुम्हारा पिता बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हें अपने पिता की पगड़ी को ऐसे नहीं उछालना चाहिए। और इसके बाद लाल सिंह उस लड़की पूजा को भी समझाता है। पूजा को कहा जाता है कि अगर तुमने आगे से इस लड़के को अपने घर पर बुलाने की कोशिश की या फिर तुम इस लड़के से मिलने की कोशिश की तो फिर इसके बाद इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इस तरह से दोनों बच्चों को वहाँ पर अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है। लेकिन जैसे यह पंचायत चल रही होती है तो जतिन के पिता पंकज माथुर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और आज यह उसका सही कदम होता है। पंकज माथुर अपने बेटे जतिन के पास चला जाता है और भरी पंचायत के अंदर जतिन के मुंह पर 3-4 थप्पड़ मार दिए जाते हैं। लेकिन वहां पर गांव का सरपंच लाल सिंह अब पंकज माथुर को कहने लगता है कि लड़का जवान हो चुका है, तुम्हें इसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से पंचायत पूरे मामले को यहाँ पर शांत कर देती है। मामला अच्छे तरीके से सुलझा दिया जाता है और इस तरीके से अब जतिन को लेकर उसका पिता घर पर आ जाता है और दूसरी तरफ पूजा भी अपने घर पर चली जाती है। लगभग 6-7 दिन का वक्त गुजर जाता है
अब पंकज माथुर अपने बेटे जतिन पर काफ़ी बंदिशें लगाने लगता है, उस पर ध्यान देने लगता है। अब पंकज माथुर सोचने लगता है कि उसका बेटा हाथ से निकल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जो पूजा होती है वह लगातार इस लड़के के संपर्क में रहती है। फ़ोन के माध्यम से दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें पूजा अब इस लड़के को उकसाने लगती है। वह कहने लगती कि कोई बीच का रास्ता निकालो या फिर मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। इस तरह की इन दोनों के बीच में जो है बातचीत होने लगती है। आखिरकार यह लड़का अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकालना पड़ेगा। इस तरह से एक तारीख आ जाती है जिसमें 22 मई 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के समय यह लड़का अपने स्कूल में जाता है। दिन भर स्कूल में समय व्यतीत करता है। जैसे ही दोपहर के 2:30 बजे का समय होता है तो अपने घर पर आ जाता है। लेकिन आज जतिन के मन में कुछ अलग तरह से विचार चल रहे होते हैं। समय गुजरता जाता है। रात के 9 बजे का समय हो जाता है। पूरा परिवार बैठकर अच्छी तरीके से खाना खाता है। इसके बाद जतिन अपने पिता को कहने लगता है कि मैं आधे घंटे में अभी वापस आ जाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। और इस तरह से पंकज माथुर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और जतिन अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता है, मौज मस्ती करता है और फिर रात के 10 बजे अपने घर पर लौट आता है। घर पर आने के बाद वह देखता है कि उसका पिता पंकज माथुर सो चुका होता है और उसी कमरे में उसकी माँ प्रेमलता भी लेटी हुई थी। इस तरह से जतिन नाम के लड़के का दिमाग बिल्कुल सन्न हो चुका होता है। यह कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी घर के अंदर एक तलवार पड़ी होती है। उस तलवार को उठाता है और कमरे में घुस जाता है और इसके बाद अपने पिता की गर्दन काट देता है। देखते ही देखते उसकी माँ भी चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद यह लड़का जतिन अपनी माँ के ऊपर तलवार से वार करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते अपनी माँ की गर्दन भी बिगाड़ देता है और जैसे घर में चीख मच जाती है तो पड़ोसियों को भी इस बात की खबर लग जाती है कि पंकज माथुर के घर में कुछ कोहराम मचा हुआ है। पड़ोसी जन वहां पर पहुंच जाते हैं और पड़ोसी देखते हैं कि वहां पर जतिन ने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया था। उसके हाथ में खून से लथपथ एक तलवार होती है और जब एक पड़ोसी जिसका नाम सोमनाथ होता है वह इस लड़के का यह रूप देखता है तो दंग रह जाता है। दोस्तों फिर इसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल किया जाता है। मौके पर पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस दोनों शवों को अपने कब्जे में लेती है और फिर इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जतिन को जैसे ही गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है तो पुलिस उससे पूछने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार तुमने अपने माता पिता का कत्ल क्यों किया है। तभी लड़का जतिन कहने लगता है कि मेरा पिता मुझे पूजा से मिलने नहीं देता था, मेरी माँ भी मुझ पर तरह तरह के ताने मारती रहती थी और इसी वजह से मैंने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया है। और इस तरीके से जतिन ने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाया था जिसके कारण उसके माता पिता की हत्या जतिन के हाथों ही हो जाती है। जैसे ही पूरी कहानी पुलिस सुनती है तो पुलिस भी सदमे में पड़ जाती है और फिर इसके बाद लड़के के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर ली जाती है। अब यह बात भविष्य में तय होने वाली है कि जज साहब इस लड़के जतिन के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।